स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस एसएससी जेईई के पीवाईक्यू सेशन में। दोस्तों, ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी जेईई के 2004 से लेकर 24 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज एक एक प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। फिर इसके बाद हम अपने आने वाले अपकमिंग एसएससी जेईई एग्जाम के लिए इसके लिए अनुसार ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली श्रृंखलाएं देखी होंगी, आपको पसंद आई होंगी और लगातार आप हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक चल रहा होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि श्रृंखला का मूल उद्देश्य क्या है। आज जो ये श्रृंखला है इसमें ये तीसरा सब्जेक्ट है और मैं विवेक शर्मा आपके साथ ये तीसरा विषय लेकर चलूंगा जिसका नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इन सेक्टर, भवन निर्माण और अनुरक्षण यांत्रिकी। ठीक है, तो हम इसी पर बातचीत करेंगे। फिलहाल मैंने आपसे जो कहा, ये तीसरा विषय है हमारा, थर्ड। ठीक, हाँ, तीसरा विषय है, तीसरा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की सबसे जो खास बात है, लोग बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन इन दोनों में अंतर नहीं करते हैं, जबकि दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। एक मटेरियल है और उस मटेरियल से जो हम बना रहे हैं, बनाने के समय क्या नियम कानून होने चाहिए, कौन सा कंपोनेंट क्या कहा जाएगा, इसके बारे में जानकारी हमें यहाँ मिलती है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है, मतलब बनाएंगे किससे वो मटेरियल में पढ़ते हैं, और बनेगा क्या, कौन सा कंपोनेंट होगा, किस साइज का होगा, किस शेप का होगा, क्या उसके लिए स्पेसिफिकेशन होंगी, और बनने के बाद अगर कभी कोई दिक्कत आ जाए तो उसकी मरम्मत अगर करनी पड़े तो कैसे करेंगे, वो इस विषय में हम लोग सीखते हैं। फिलहाल यह एक ऑब्जेक्टिव सेशन है और इस सेशन का जो मूल उद्देश्य है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे आपको सारे पीवाईक्यूज कराते हुए एक एक प्रश्नों पर थोड़ी थोड़ी डिटेल चर्चा करते हुए अपने प्रश्न श्रृंखला को आगे ले चलना है। ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। इस सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो एक ही क्लास होगी आज ही, बताते हैं कैसे। इस श्रृंखला में अगर हम देखें, एसएससी जेई 2004 से लेके 24 तक में कुल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल 57 क्वेश्चंस इस श्रृंखला में इन्होंने पूछ रखे हैं। टोटल 57 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। 1.5-2 घंटे का ये सेशन होगा, मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इस पूरे सेशन में इन्होंने आपसे 57 क्वेश्चन पूछे। अब सोचो कि एसएससी के एग्जाम में जहां एक एक नंबर का बड़ा महत्व है, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि नहीं भैया ये विषय नहीं पढ़ेंगे, इससे कम क्वेश्चन आता है या इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। पहले तो इस अगर मैं एक चार्ट वाइज बात करूं, तो पहले तो इस सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन जल्दी बनता ही नहीं था। देखो 2004 में, थोड़ा मैं एक चार्ट एनालिसिस लेके आया हूं, देखते हैं इसमें 2004 में 4 क्वेश्चन है, 5 में 3 है, 10 में 2 क्वेश्चन है, 11 12 एक एक क्वेश्चन है, 13 14, 13 में बात करो 3 क्वेश्चन है, 14 में बात करो 2 क्वेश्चन है। लेकिन जब 17 में पहुंचते हैं तो 6 क्वेश्चन, 18 में पहुंचते हैं तो 13 क्वेश्चन। सोचो कितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। और 19 में पहुंचो तो 7 क्वेश्चन। फिर देख रहे हो 20 में पहुंचे फिर 3 क्वेश्चन, फिर 22 में 2 क्वेश्चन, और फिर 23 और 24 में 8-8 क्वेश्चन फिक्स है। तो मतलब ये जो ग्राफ देख के मुझे समझ में आ रहा है, वो ग्राफ ये कहना चाह रहा है कि भैया एसएससी अब एसएससी नहीं, ये अनप्रिडिक्टेबल है। किसी भी विषय से ज्यादा क्वेश्चन किसी पेपर में, किसी विषय में कम क्वेश्चन, लेकिन पूछेगा ये तय है। तो जितने सब्जेक्ट एसएससी आपको दे रहा है, आप हर सब्जेक्ट से प्रॉपरली पढ़िए, जानिए, क्योंकि एसएससी का कोई भरोसा नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछ ले और कब पूछ ले। हो सकता है किसी सब्जेक्ट से 2 ही क्वेश्चन पूछे और किसी से 20 पूछ ले किसी पेपर में, और किसी पेपर में कोई विषय पूछे ही ना, और कोई विषय जिससे कभी 2 क्वेश्चन आता था उससे 200 सॉरी 200 कह रहा हूँ, 40-50 क्वेश्चन आ जाए। जैसे मुझे एक पेपर याद है, मैं तुम लोग से डिस्कस करूंगा, पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं। मेरे 10 साल के टीचिंग करियर में एक लड़का ऐसा था, सुजीत सुजीत नाम था उसका। वो मेरा इतना घनिष्ठ था कि मैं अपने भाई के बराबर उसको मानता था। ऐसे ही बस संबंध होते हैं, बन जाते हैं कभी-कभी। कहते नहीं, उनका कोई नियम कानून नहीं है कि भाई इस व्यक्ति से ये आपका स्टूडेंट है, ये इतना घनिष्ठ नहीं हो सकता। होते हैं, कभी-कभी बन जाते हैं, विचारों की बात है। तो फिलहाल मैंने क्या किया, एसएससी जेईई का पेपर था, मुझे याद है शायद ये 2019 का पेपर रहा होगा, मुझे अगर सही से याद हो तो। 19 का पेपर, या हाँ 19 का ही रहा होगा, मुझे अगर सही से याद है तो 19-20 के आसपास का ही पेपर था। और वो लड़का जो है एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई एक काम करो, उसने ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी, पहले पढ़ा था कभी लेकिन बाद में छोड़ दिया था। तो मैंने एक काम किया, उस समय लॉकडाउन के आसपास का समय था, तो मेरे पास काफी समय बचा हुआ था, छुट्टी था एकदम भयंकर। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई एक काम करो, तुम एक काम करो, हमारे रूम पे ही आ जाओ, हमारे घर पे ही आ जाओ, और हम जो है एक काम करते हैं, तुम्हें सारे विषय हम क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करा देंगे।
बिलीव मी, मैं अपने एग्जाम के लिए इतनी मेहनत नहीं करता था कभी, कभी नहीं किया मैंने। इतनी इतनी मेहनत तो अपने एग्जाम के लिए। उस लड़के के लिए हमने क्या किया, मैंने कहा भाई आओ तुम, कोई चिंता मत करो, हम करेंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे और हम चाहते हैं तुम पास हो जाओ। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक प्लानिंग रखी कि हम सुबह उठेंगे 5 बजे और जितनी देर पढ़ पाएंगे, बीच में खाने के अलावा और कोई काम नहीं होगा, और रात के जितने बजे तक, 2, 3, 1, जितने बजे तक पढ़ पाएंगे, लास्ट हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ते रहेंगे लगातार क्वेश्चंस के थ्रू, और एक दिन में हो सकता है एक विषय समाप्त कर दे। तो हम इस तरीके से हमने शुरू किया। 7 दिन, लगभग लगभग 7 दिन 8 दिन मैंने 7-8 सब्जेक्ट उसको खूब पढ़ाए, बढ़िया से पढ़ाए, एक एक विषय, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन, एसएससी के क्वेश्चन, बाकी अदर किताबों के क्वेश्चन खूब कराए। और करा लेने के बाद जो है एक दिन जो है अ, हमारा एक, मतलब संडे था, शायद सैटरडे या संडे था, तो वो कहा सर, शाम को कहा सर हम रूम पे जाएंगे, अपने कपड़े वपड़े बदल के आएंगे और फिर पढ़ेंगे। हमने कहा भाई जाओ। अच्छा वो गया रूम पे और नहीं आया, तो मुझे लगा थक गया होगा, अगले दिन आएगा, क्या करना है। तो अगले दिन मैंने फोन किया तो कहा गुरुजी आते हैं, कल कल आते हैं। मैं कहा, बढ़िया बढ़िया। मुझे लगा थका होगा, हो सकता है 7 दिन मेरी कैपेसिटी है कि मैं इतने दिन लगातार काम कर सकता हूँ एक ही मूड में, सब नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो गया रूम पे, तो उसका एक दोस्त भी है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, वो अभी अभी वर्तमान में जेई है, मनोज मनोज करके। तो मैं, वो भी सेम बड़ा, कहते नहीं कि बहुत घनिष्ठ हैं ये दोनों। तो मनोज जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में जेई है, और मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई मनोज एक बार फोन करो, देखो कहाँ है ये, एग्जाम नहीं देना चाहता क्या। 31 तारीख को पेपर था और ये शायद 20-20 तारीख के आसपास की बात है, मतलब पेपर में 7-8 दिन है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई 5-6 दिन बचे हैं, 2-3 सब्जेक्ट और पढ़ ले, हो जाएगा पास। तो मनोज ने उसको फोन किया तो कहा कि भाई आओगे नहीं क्या, गुरुजी बुला रहे हैं, भाई कैसे काम चलेगा। तो कह रहा है, कहा यार हम नहीं आएंगे वहां, गुरुजी बुला के पढ़ाने लगते हैं, अब हम नहीं आएंगे, बहुत पढ़ाते हैं भाई वो, हम इतना देर नहीं पढ़ सकते, हम नहीं आएंगे। और सच बात बताएं, आखिरी विषय जो मैं पढ़ा रहा था वो इरिगेशन इंजीनियरिंग था। इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाँ मुझे सही से याद है, इरिगेशन इंजीनियरिंग था, और मैं पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, तो इरिगेशन नहीं पढ़ा। इसे दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य पता नहीं, इतना अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम था कि उस साल एसएससी जेई ने उस पेपर में 31 क्वेश्चन इरिगेशन से पूछे थे। 31 क्वेश्चन। ये कहानी मैंने इसीलिए सुनाई कि इतना अनप्रिडिक्टेबल है, 31 क्वेश्चन उसी इरिगेशन से पूछ लिए। और मैं आश्चर्यचकित कि भैया 31 क्वेश्चन इरिगेशन से, और वो लड़का 126 नंबर शायद पाया था, 127 26 27 कुछ ऐसे ही पाया था, जनरल कैटेगरी में था, 126 27 ऐसे ही कुछ रहा, मुझे याद है वो अगर सही से। तो मतलब कुल मिला जुला के उसका एक नंबर नहीं था, एक नंबर कम था, एक नंबर, मुझे एग्जैक्ट, ये कई साल पहले की बात है, एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन इतना जरूर याद है कि एक नंबर कम था। अगर वो इरिगेशन पढ़ लेता तो इस 31 में कम से कम 5 क्वेश्चन तो कर लेता। एक नंबर से एग्जाम नहीं हुआ उसका। सोचो कितना अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। तो ये जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई, ये जो पूरा सिनेरियो बताया, उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि आप ये मान के मत चलिए कि सोम पढ़ लिया, सॉइल पढ़ लिया, हाँ सोम पढ़ लिया, सॉइल पढ़ लिया, क्यों जी, इन्वायरमेंट पढ़ लिया तो सबसे 10-10 क्वेश्चन का एवरेज लगा के चलो, कहो भैया 10-10 आएंगे। हो सकता है सोम से 25 क्वेश्चन आ जाए किसी पेपर में, किसी पेपर में केवल 2 ही क्वेश्चन आए। ये भरोसा नहीं किया जा सकता, वर्तमान में एसएससी ऐसा ही है। इसलिए आप इस वाले चक्कर में तो मत पड़िएगा कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और उससे हम ज्यादा स्कोर कर लेंगे। आप जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है ना, जिन पर कभी ध्यान नहीं देते, मजे की बात बताऊं, इरिगेशन इंजीनियरिंग उस साल के पहले तक 10 क्वेश्चन से ज्यादा कभी गया नहीं, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी सब मिला जुला के ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। लेकिन 31 क्वेश्चन आया था उस पेपर में। तो तुम अंदाजा लगाओ कि पेपर कैसा बन रहा है आजकल। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई 1-1.5 घंटे का जो सेशन है इसे करिए, और बिल्डिंग मटेरियल को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं ना, ये बीसीएमई सब्जेक्ट को भी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को भी उतना ही महत्व दीजिएगा, और अच्छे से पढ़िएगा। इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़िएगा, फिर इस पर क्वेश्चन कीजिएगा, और जो आए हैं पीवाईक्यू ये मैं आपको करा ही दे रहा हूँ। ठीक, तो कुल मिला जुलाकर अब देखो ये 13 क्वेश्चन क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, और ऑन एन एवरेज 8-8 क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भैया ये पेपर ऐसे ही चलने वाला है। अब किस टॉपिक से कितने प्रश्न हैं जो आज मैं कराने वाला हूं, जो एसएससी जेई ने 2004 से लेकर 24 तक पूछ रखे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मैसोनरी से पूछे हैं 29 क्वेश्चन। कुल 57 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, मैं 29 क्वेश्चन पूछे हैं मैसोनरी से। मिसलेनियस टॉपिक जो और है उनसे 5 क्वेश्चन है। रूफ एंड रूफिंग से, रूफ कवरिंग से कितना है,
3 क्वेश्चन है। फ्लोर एंड हाँ फ्लोर से फ्लोरिंग से कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है आज तक। स्टेयर से 8 क्वेश्चन है और लिंटल डॉट इन सब से 5 क्वेश्चन है। फाउंडेशन से 3 क्वेश्चन है। तो कुल मिला जुला कर अगर ये सिनेरियो भी देख के चलो तो तुम्हें समझ में आएगा कि भैया मैसोनरी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, समझ गए? चलो अच्छा, अब हम मैसोनरी और स्टेयर तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अब हम आते हैं उस बात पर कि साहब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये हमारे टाइपिस्ट महोदय की गलती है, क्योंकि ये किताबों से जब हम लोग लेते हैं ना, किताब से जब हम किताब से लेते हैं तो हो जाता है ऐसा। ठीक है। हम्म, ये जो आगे नंबर लिखे हैं इनको भूल जाइएगा, ये कुछ नहीं है। ये नंबर छोड़िए, वो किताब में पेज नंबरिंग थी तो वैसे ही पड़ी रह गई, तो उस पर ध्यान नहीं देते हम लोग ना। आते हैं यहाँ, क्या है? पहला टॉपिक मैसोनरी है, दूसरा टॉपिक फाउंडेशन है, तीसरा लिंटल आर्च, और चौथा टॉपिक स्टेयर, पांचवा टॉपिक फ्लोर एंड फ्लोरिंग, छठा रूफ एंड रूफ कवरिंग और सातवां टॉपिक मिसलेनियस। ये 7 टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से देख के जाना है, पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इतने टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और आज ही एक ही लेक्चर करेंगे। तो कुल मिला जुलाकर हम लोग कितने क्वेश्चन करने वाले? 57। और अपना पहला टॉपिक हम यहीं से शुरू करेंगे, मैसोनरी से। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखिए। लेटेस्ट क्वेश्चन 24 तक के क्वेश्चन है इसमें, 2004 से लेके कब तक के? 24 तक के क्वेश्चन है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर ये प्रश्न श्रृंखला देखेंगे, आपको पसंद आएगी, आप समझेंगे, जानेंगे और फिर हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए एक काम करिएगा, मैं आप लोग को एक सलाह देता हूँ। इस पूरी श्रृंखला को करते समय एसएससी जेई की एक बुक आती है, पीवाईक्यू, ये बुक आती है, देख लीजिए, 5575 करके, एचएससी जेई 2025 वाईसीटी का ये एक यूनिक क्रिएशन है। आप इस बुक को मंगा लीजिएगा, क्योंकि इसी बुक से हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। ये सारे क्वेश्चन इसी बुक से, इसी श्रृंखला में है, क्योंकि वाईसीटी ने बना के दिया है तो अब अलग से टाइप कराने की क्या जरूरत है। हमारा प्रोडक्ट हम सॉल्व करा रहे हैं आपको। ठीक है, एक बढ़िया क्रिएशन है और आप ये बुक मंगा लीजिएगा। इस बुक का हो सकता है डिस्क्रिप्शन में आप लोग को या लिंक वगैरह भी मिल जाए आपको इसके बारे में, फ्लिपकार्ट, अमेजन कहीं भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ये। तो बहुत मत सोचिएगा, मंगा लीजिएगा और इसी से करिएगा साथ में। ठीक है, चले आते हैं क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफर्स कंपैरेटिवली बेटर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चरल एक्शन। कह रहे हैं भाई इसमें से किस प्रकार का निर्माण जो है वो तुलनात्मक रूप से क्या करता है, भूकंप के लिए आपको ज्यादा रेजिस्टेंस प्रदान करता है। ठीक, कंसीडर दैट थिकनेस एंड लेंथ ऑफ मेंबर टू बी कंस्ट्रक्टेड इज कांस्टेंट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग केस। कह रहे हैं कि अगर मेंबर की लंबाई, थिकनेस, ये सब जो है कांस्टेंट रखा जाए तो किस प्रकार का निर्माण आपको ज्यादा क्या देता है सर? आपको ज्यादा क्या देता है? अर्थक्वेक रेजिस्टेंस देता है। तो देखो अर्थक्वेक में दो दिक्कत है, एक तो कंप्रेशन के साथ साथ टेंशन और वो सडन हाँ वाइब्रेशन। ब्रिक वर्क विथ इंग्लिश बॉन्ड, ब्रिक वर्क अच्छी चीज है, इसमें टेंसाइल लोड नहीं सह पाएंगे ना आप। दूसरा रैंडम रबल, ये भी ठीक है लेकिन टेंसाइल लोड नहीं है। साइज स्टोन मसोनरी, ये भी नहीं सही है। जो रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क है इसमें क्या है, टेंशन कंप्रेशन दोनों सहने में ये कैपेबल होगा थोड़ा सा, तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू दीस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये तो कंप्रेशन में ही ज्यादा मजबूती दिखाएंगे। ये वाला जो है ना ये टेंशन में भी मजबूती दिखाएगा। इसीलिए आपका जो सही जवाब होगा, अगर आपके सही जवाब पर हम चले तो आपका जो सही जवाब होगा वो केवल एक होगा, RBW, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क। इसे ऐसे भी लोग लिखते हैं, RBW लिखते हैं, तो आप परेशान मत होइएगा, ये सबसे बेहतर होगा, क्योंकि ये टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों तरह के फोर्सेस को सहने में मददगार होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये वाला ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। ठीक, आइए दूसरा प्रश्न। ड्यूरिंग अ सीमेंट मोटार प्लास्टरिंग ऑफ ब्रिक वॉल द रेशियो 1:4। अब देखो जैसे ही मसाले का रेशियो लिखा जाता है 1:4 या 1:x, तो ये 1 जो लिखा होता है ना, दिस इज सीमेंट, अगर सीमेंट सैंड मोटार है तो, एंड दिस इज सैंड या एडल्ट्रेंट। सैंड को हम एडल्ट्रेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेंट। किसमें? मोटार में। और ये सीमेंट का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो आप जानते रहिएगा कि इस 1:4 का जो मतलब है वो मैट्रिक्स और किसका? मैट्रिक्स और मैट्रिक्स और किसका? एडल्ट्रेंट का रेशियो बता रहे हैं। ठीक,
तो सीमेंट सैंड मोटार है, यहाँ पहले ही कह रहा है सीमेंट मोटार में डटरेंट के रूप में सैंड पड़ता है। तो अगर हमको बताना होगा तो क्या क्या होगा सर, सीमेंट होगा और सैंड होगा। इसी सैंड को कुछ लोग फाइन एग्रीगेट भी कहते हैं, फाइन एग्रीगेट FAB कहते हैं। और यही अगर कंक्रीट होता तो कंक्रीट में कैसे लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो ना 1:2:4 फॉर एग्जांपल। तो ये 4 क्या हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, ये क्या हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, और ये क्या हो गया, सीमेंट हो गया। तो आप ऐसे ही लिखते हो, आपको पता है कि हम इसी के अनुपात में व्यक्त करते हैं, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ये बता देना है सीमेंट सैंड मोटार में ये जो रेशियो होगा 1:4, उसमें 1 भाग सीमेंट और 4 भाग बालू है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which material is used for shuttering equipment that require that ये 2 बार हो गया क्या भाई, that require that 2 बार हो गया। हाँ, ये मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, that require very little maintenance and can be used for years। कह रहे हैं एक बात बताइए, इनमें से शटरिंग के लिए कौन सा मटेरियल सबसे बढ़िया होता है और जो कई सालों तक प्रयोग किया जा सकता है। देखो शटरिंग जो हम बनाते हैं ना, एक तो हम वुडन शटरिंग बनाते हैं, वी ऑल नो दैट, वुडन शटरिंग बनाते हैं, दूसरा हम स्टील की शटरिंग इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा हम प्लाईवुड का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लाईवुड का इस्तेमाल करेंगे तो एक बात आप समझिए कि इन सब में जो ये स्टील है, सर ये स्टील ज्यादा ड्यूरेबल है। मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, वुडन शटरिंग 4 से 5 बार ही प्रयोग की जा सकती है, उसके बाद इसकी यूजफुल लाइफ जो है समाप्त हो जाती है। लेकिन स्टील शटरिंग करीब 50 बार तक ही रिपीटेड, जब भी रिपीटेड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं रिपीटेड टाइप के, मतलब एक ही शेप साइज का मेंबर बनाना हो तो जो फर्मा इस्तेमाल किया जाता है ना, स्टील का ही करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल है और इसे मल्टीपल टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर थ्योरेटिकली बात करूं ना, तो स्टील का फर्मा 50 बार तक प्रयोग किया जा सकता है, 50 टाइम्स तक, समझ गए, थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली तो 150 बार और बढ़ा ही लेते हैं, हाँ, थ्योरेटिकली 50 बार तक प्रयोग कर सकते हैं आप स्टील का फर्मा, जबकि लकड़ी का जो फर्मा बनाते हैं वो 4 से 5 बार ही प्रयोग करने के बाद वो क्या हो जाता है, जीर्ण छीण हो जाता है। तो ये आप जानते रहिएगा। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, टिम्बर का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 से 5 बार ही प्रयोग कर सकते हैं, जबकि स्टील वाला लगभग 50 बार, लगभग 50 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके लिए अगर कहा जाए तो भैया जिसमें सबसे कम मेंटेनेंस की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया जा सकता है, वो कौन सा फर्मा होगा, स्टील का फर्मा होगा। तो आप अच्छे से जानते रहिएगा कि भैया स्टील का फर्मा ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग एस्फाल्ट विद सैंड एंड मिनरल फिलर। कह रहे हैं कि सैंड ले लिया आपने प्लस एस्फाल्ट है, और एस्फाल्ट मैं एस लिख के छोड़ दे रहा हूं, प्लस मिनरल फिलर है। अगर इन तीनों को मिलाकर आप गर्म करके एक नया पदार्थ तैयार कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, अरे भाई ऐसे ही हम मैस्टिक एस्फाल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैस्टिक एस्फाल्ट, जिसमें पल्वराइज्ड स्टोन को क्या करते हैं आप, ये पल्वराइज्ड रॉक कह लीजिए, पल्वराइज्ड रॉक को आप बिटुमेन के साथ मिलाकर 5 घंटों तक गर्म करते हैं 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर ठंडा करके पतली पतली सीटें तैयार करते हैं, और वही सीटें क्या कहलाती है, मैस्टिक एस्फाल्ट कहलाती है। तो आप जानते रहिएगा कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक। देख भैया हाफ ब्रिक की अगर बात करो, हाफ ब्रिक तो आधी ईंट की दीवार की थिकनेस 10 सेंटीमीटर ली जाती है। 1 ब्रिक वॉल की बात करो तो 1 ब्रिक वॉल जो लिया जाता है कितना लिया जाता है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज जो ब्रिक की है कितने 1999, तो 1 सेंटीमीटर मसाला मान लिया जाता है, तो हो जाता है। 1.5 ब्रिक की बात करोगे, 1.5 ब्रिक अगर इसकी बात करोगे तो ये 30 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, 2 ब्रिक वॉल की बात करोगे तो 2 ब्रिक वॉल 40 सेंटीमीटर होता है, एंड 2.5 ब्रिक वॉल, इससे मोटी दीवार जनरली नहीं बना रहे हैं आजकल, हाँ, तो 50 सेंटीमीटर कह दीजिए। तो ये अगर आपको याद करना हो कि सर जी किसका कितना होता है, तो आप देखो 1.5 ब्रिक वॉल का थिकनेस कितना जाएगा, 30 सेंटीमीटर जाएगा। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप आराम से बता सकते हैं। वैसे मैं तुम्हें सही बताऊं, आधी ईंट से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 10 होता है, जितना आ जाए उतना लिख दीजिएगा, क्या करना है। मजे की बात क्या है, यहाँ लिखा है मॉड्यूलर ब्रिक। क्या लिखा है, मॉड्यूलर ब्रिक। अगर यही ट्रेडिशनल ब्रिक लिखता ना तो 9 इंच होती, 9 इंच,
क्योंकि ट्रेडिशनल ब्रिक जो होती है वो 23 11 साढ़े 7 मतलब 7.4 वाली, तो वो 23 की आती है और ये कितनी की आती है 19 की, तो भैया ये थोड़ा कम होती है। मॉड्यूलर ब्रिक का साइज कितना होता है 1999। व्हाट इज द साइज 1999 सेंटीमीटर। जबकि यही ट्रेडिशनल ब्रिक होता तो साइज जो है अलग होता, साइज अलग होता। और उस हिसाब से अगर बात करोगे तो वन ब्रिक जो वहां होता है ना कितना होता है, हाफ ब्रिक का वहां 5 इंच होता है और फुल ब्रिक का कितना होता है 9 इंच होता है। 4.5 इंच 5 इंच मानते हैं लोग उसको, मसाले सहित मतलब प्लास्टर सहित 5 इंच मानते हैं, और कौन सा वाला वन ब्रिक का कितना मानते हैं 9 इंच मानते हैं। तो आपको अगर जवाब देना होगा तो ये जवाब ऐसे आप दे पाएंगे। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन स्टेटमेंट इतने बड़े बड़े दे देते हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहे हैं। प्रश्न देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, किसके बारे में, मोटार के बारे में। मोटार के बारे में जो गलत कथन है वो चुनना है। पहला कह रहे हैं even a small percentage of mica if present considerably lower the strength and adversely affect the compressive strength। कह रहे हैं कि बात समझिए, अगर माइका, माइका जो है आप जानते हैं ना, हाँ ये मिनरल है, कह रहे हैं कि अगर इसकी उपस्थिति है मोटार में तो ये मसाले की स्ट्रेंथ को घटा देता है। बिल्कुल सही बात है, माइका अगर बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि ये कमजोर खनिज है ना, तो क्वार्ट्ज का होना चाहिए, तो ये सही है, गलत पूछा है तो ये तो सही है। अच्छा राइट है। अगला, देयर इज गेन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ लेस देन 25% ऑफ सीमेंट बाय हाइड्रेटेड लाइम। कह रहे हैं कि भैया सीमेंट को अगर लाइम से 25%, सीमेंट को 25% लाइम से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो स्ट्रेंथ में गेन होगी, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगा। भाई सीमेंट ज्यादा मजबूत है, सीमेंट की स्ट्रेंथ लाइम, हाइड्रेटेड लाइम के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो भैया सीधी बात है कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। फिर भी पढ़ लीजिए अगला, सीमेंट लाइम मोटार आर हेल्पफुल इन ऑटोजेनसली हीलिंग ऑफ क्रैक। कह रहा है अगर सीमेंट लाइम मोटार वहां प्रयोग करिए जहां दरारें आने की संभावनाएं हो और ये दरारों को स्वयं भरने में कैपेबल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, समझ गए। अच्छा, इट रिक्वायर्स about twice as much cement to produce mortar for a given strength when fine sand is used as it does with coarse sand। कह रहे हैं कि भाई देखो फाइन सैंड और कोर्स सैंड के बारे में ये कथन कह रहे हैं, और ये कथन कह रहे हैं जब मोटी रेत की जगह बारीक रेत का प्रयोग किया जाता है तो निर्धारित सामर्थ्य जो है प्राप्त करने के लिए मोटार को दुगना सीमेंट मिलाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फाइन सैंड का क्या होगा सर, हाँ सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो इस सारे स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट यही मिल रहा है जो गलत है। अब देखिए प्रश्न कहाँ पूछा 19 में, तो प्रश्नों का स्तर जो है वो दर बदर, दर ब दिन ब दिन कहिए, दर बदर नहीं बल्कि दिन ब दिन कहिए कि साहब ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉज व्हाट इज द बिल्डिंग कॉल्ड व्हेन द आउटर फेस ऑफ एनी ऑफ इट्स वॉल इज ऑन द स्ट्रीट बाउंड्री। कह रहे हैं कि सड़क के किनारे हो, हाँ सड़क के किनारे, अब आउटर फेस है कोई सड़क के किनारे, ऐसी को क्या बोलते हैं, इसको हम एबट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबट। हाँ, आउटर फेस जब भी किसी बिल्डिंग का वॉल का आउटर फेस कहाँ हो, भैया सड़क के किनारे हो, तब हम ऐसी बिल्डिंग को क्या नाम देते हैं, एबट नाम देते हैं। ये अच्छे से स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, ये 19 का ही प्रश्न है और कभी भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, एज पर आईएस 2185 पार्ट 1 2005 व्हाट इज द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर ओपन एंड क्लोज्ड कैविटी लोड बेयरिंग मैसोनरी यूनिट। ओपन क्लोज्ड कैविटी मैसोनरी यूनिट, भाई इसके बारे में अगर बात करो तो इसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली वन वर्ड आंसर है 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, और ये 2185 पार्ट 1 में सीधा सीधा मेंशन है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ये पढ़ के रखना है। जब कैविटी वाल पढ़ेंगे ना तो आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। अगला 9 क्वेश्चन, which of the following material falls under the category of rigid material when checking the dampness of material। कह रहे कौन रिजिड मटेरियल की कैटेगरी में आता है। चलो हम तुम्हें बताते हैं मटेरियल कितने तरह के होते हैं। अगर हम इस बिहाफ पर बात करते हैं तो डैम प्रूविंग मटेरियल कितने तरह के होते हैं। मेन टाइप्स ऑफ डैम प्रूफिंग मटेरियल, मेन टाइप्स ऑफ डैम प्रूफिंग मटेरियल, तीन तरह के डैम प्रूफिंग मटेरियल हमें देखने को मिलेंगे, एक फ्लेक्सिबल, एक सेमी रिजिड और एक रिजिड। एक क्या देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबल। पहला जो देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल। दूसरे को सेमी रिजिड, और तीसरे को
रिजिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजिड। तीन तरह के हमें डैम प्रूविंग मटेरियल देखने को मिलते हैं। फ्लेक्सिबल मटेरियल्स में जैसे अगर हम बात करें तो इसमें प्लास्टिक सीट आती है, प्लास्टिक सीट्स ईटीसी। ये प्लास्टिक सीट्स जो है ये फ्लेक्सिबल, हाँ, फ्लेक्सिबल मटेरियल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। बिटुमिन फेल्ट भी इसी कैटेगरी में आता है। अगर आपको कभी ये पूछ ले कि और कौन आता है, तो भैया प्लास्टिक सीट्स में कौन कौन आता है, सॉरी फ्लेक्सिबल डैम प्रूविंग मटेरियल में कौन आता है, एक तो प्लास्टिक सीट आती है, दूसरा बिटुमिन फेल्ट। ये जो है ये इस फ्लेक्सिबल डैम प्रूविंग मटेरियल की कैटेगरी में आने वाले एग्जांपल्स हैं, आपको याद होगा। दूसरा अगर बात करो सर सेमी रिजिड में, तो सेमी रिजिड में जो आता है उसका नाम है मैस्टिक एस्फाल्ट। अभी बताया ही था कैसे बनता है, मैस्टिक एस्फाल्ट इस कैटेगरी में आता है। एग्जांपल है ये, हाँ एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा रिजिड मटेरियल की कैटेगरी में बात करोगे तो ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, कंक्रीट, मेटल ये सब इसमें आते हैं। ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, कंक्रीट, मेटल्स, ये सब इस कैटेगरी में आने वाले उदाहरण है, ठीक। तो हमने आपको ये सारे एग्जांपल एक एक करके बता दिए कौन किस कैटेगरी में आता है और कौन कैसा होता है। अब प्रश्न अपना पढ़िए, मैं ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दूंगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजिड मटेरियल। देखो रिजिड की बात कर रहा है मटेरियल। व्हेन चेकिंग द डैम्पनेस ऑफ मटेरियल, जब डैम्पनेस के लिए आप चेक कर रहे होंगे तब देखो ये सीमेंट कंक्रीट ही इसमें आएगा। बाकी मैस्टिक एस्फाल्ट, पॉलीथीन सीट, बिटुमिन फेल्ट, इन सब के बारे में आप बात करें तो भैया ये मैस्टिक एस्फाल्ट हो गया सेमी रिजिड और ये दोनों हो गए फ्लेक्सिबल। क्यों जी? तो रिजिड में तो एक ही बचा सीमेंट कंक्रीट, और आपका जवाब जो है ऐसे होता है, आपको ये देना होता है। आप जानते हैं डैम प्रूफिंग के लिए सीमेंट कंक्रीट का M15 ग्रेड का इस्तेमाल होता है जनरली, हम ये करते हैं। वैसे वो डिपेंड करता है हमारी जो लेयर हम प्रोवाइड करें उसकी थिकनेस पर, आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, which of the following is not an advantage of using composite cement line mortar over cement mortar। अब कंपोजिट मोटार उनको कहते हैं जिनमें एक से ज्यादा बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल किए गए, समझ गए। हाँ, तो आप देखो सीमेंट भी बाइंडिंग है, लाइम भी बाइंडिंग मटेरियल है, और दोनों को मिला के आप मोटार बना रहे हैं, तो ये तो कंपोजिट मोटार हुआ ना। इसी को गेज मोटार भी कहते हैं कुछ लोग, क्या कहते हैं, गेज मोटार भी कहते हैं। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। हाई ड्राइंग श्रिंकेज होगा, नहीं, इसी को कंट्रोल करने के लिए तो हम क्या करते हैं, लाइम का इस्तेमाल इसमें करते हैं। तो लोअर ड्राइंग श्रिंकेज होता है, हाई वाटर रिटेंशन, लो ड्राइंग श्रिंकेज, ये सारी बातें सही है। हाई ड्राइंग श्रिंकेज होता है, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। तो आपको अगर ठीक है, आपको अगर ये समझ में आ गया है तो अगले प्रश्न पर चलिए। इज यूज टू इंश्योर दैट द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूनिफॉर्म। कह रहे हैं कि प्लास्टर की थिकनेस यूनिफॉर्म है, इसके लिए आप क्या करते हैं, प्लास्टर की यूनिफॉर्म थिकनेस का पता करने के लिए प्लास्टर की हुई सतह पर हम ऐसे एक मार्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मार्क बनाते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल होता है। और इसी मार्क को हम क्या कहते हैं, इसी मार्क को हम बुल मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, बुल मार्क। तो बुल मार्क कैसा मार्क है सर, आपको अगर कोई बताना हो तो बताइए। रेक्टेंगुलर और हेक्सागोनल मार्क है, रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल मार्क है, जो प्लास्टर की हुई सतह पर बनाया जाता है, ताकि जो है आप प्लास्टर की यूनिफॉर्म थिकनेस का पता लगा सकें। इसके लिए आप जो मार्क बनाते हैं वो यही कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बिफोर प्लास्टरिंग द सरफेस हैज टू बी। प्लास्टर करने के पहले सरफेस को क्या करना पड़ता है, खुरदरा करना पड़ता है, ताकि प्लास्टर सही से इसके साथ चिपक जाए। तो रफ करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्लास्टर टाइप बेस्ड ऑन मटेरियल। कह रहे हैं कि प्लास्टर टाइप बेस्ड मटेरियल कौन है, अरे भाई सीमेंट प्लास्टर मटेरियल है, जिप्सम प्लास्टर मटेरियल है, लाइम प्लास्टर मटेरियल है, लेकिन पोजलाना इससे कौन सा प्लास्टर बनता है। तो आप बता दीजिए, पोजलाना जो है प्लास्टर बेस्ड मटेरियल, प्लास्टर टाइप बेस्ड मटेरियल नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्लास्टर फिनिश।
प्लास्टर में जितने भी तरह की फिनिश देते हैं उनमें से रफ कास्ट फिनिश आती है, पेबल डैश आता है, सैंड फेस्ट आता है, लेकिन वुडन फिनिश जो है ये इस तरह की कोई फिनिश नहीं आती है। तो आपको जो अगर बताना हो तो बताइए कि प्लास्टर फिनिश इनमें से कौन सा नहीं है, तो वुडन फिनिश जो है ये प्लास्टर फिनिश में नहीं आती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन प्लास्टरिंग फर्स्ट कोट इज कॉल्ड, फर्स्ट कोट को अंडर कोट कहते हैं, आप जानते हैं ये बात, तो अंडर कोट होगा। अच्छा, हम अगर थिकनेस की बात करें तो कितना लेके चलते हैं फर्स्ट कोट की, अरे अच्छे से पता है यार, दोनों फेस पर काउंट कर लेना, वो 12 से 15 mm आ जाता है, तो आपको बताना हो तो यही बताइए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, मड प्लास्टरिंग डज नॉट रिक्वायर क्यूरिंग, कह रहे मड प्लास्टरिंग में क्यूरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। देखो यार, मड प्लास्टरिंग जनरली क्ले से आपने किया है, अब क्ले के साथ दिक्कत है, पानी पाते ही वो क्या करेगा, सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए हम कभी उस पर क्या नहीं करते, प्लास्टरिंग के बाद हम उस पर क्यूरिंग नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, दूसरा, मड प्लास्टरिंग रिक्वायर क्यूरिंग, किसी भी तरह से नहीं करते हम क्यूरिंग, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, नहीं भाई, तो आपका जवाब केवल एक सही है कि मड प्लास्टरिंग में किसी भी तरह से क्यूरिंग नहीं की जाती है, क्योंकि उसमें क्यूरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि क्ले जो है उसमें बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर ही मेन मटेरियल होता है, और उसके साथ दिक्कत है, जैसे ही पानी मिलेगा वो सॉफ्ट हो जाता है। अगला, प्लास्टरिंग को और हम क्या कहते हैं, प्लास्टरिंग को हम परगेटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, परगेटिंग, ये शब्द याद रखिएगा, प्लास्टरिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। मैं भी बहुत साल पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो ये शब्द मुझे एक बार मिला, तो मैं इंजीनियरिंग टाइम में शब्द को उतना ध्यान से नहीं देखा, लेकिन जब मैंने वो किया ना तो ये शब्द मुझे बड़ा मजेदार लगा कि प्लास्टरिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है परगेटिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थिकनेस, वो भी किस में बताना है, इंच में बताना है, ऑफ वन ब्रिक वॉल, वन ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक, वो ट्रेडिशनल वही 23 सेंटीमीटर वाली है, 23 मल्टीप्लाइड बाई 11.4 मल्टीप्लाइड बाई 7.6 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो ब्रिक है ना सर जी, इससे जब बनाते हैं हम, तो ये जो 23 है इसका मतलब कितना हुआ, 9 इंच हुआ। इसका मतलब अगर हमें बताना हो तो हम क्या कहेंगे सर, हम कहेंगे सर जी अगर इंच में बात करनी हो, ट्रेडिशनल ब्रिक के लिए बात करनी हो, तो 9 इंच होता है उसकी वॉल का थिकनेस। आप गांव में सुने होंगे कि 9 इंच की दीवार बनवाता है, सुने हो कि नहीं है? हमारी तरफ अवधि में तो ऐसे ही बोलते हैं, कहते हैं कि भैया 9 इंच की दीवार बनवाता है, और जो है ठीक है, सब बढ़िया है। 9 इंच का दीवार का मतलब 1 इंच की दीवार, समझ पा रहे हैं, तो वहां 5 इंच की दीवार भी बनती है, 5 इंच मतलब अरे हाफ ब्रिक वॉल यार, 5 इंच की दीवार को हाफ ब्रिक वॉल कहते हैं। ठीक, तो पार्टीशन के पर्पज में 5 इंच और जनरली लोड बियरिंग में 9 इंच मिनिमम बनवाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछ लेते हैं कभी। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ टू ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। अब देखो स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक बोला तो टू ब्रिक वॉल बोला, तो भैया एक का होता है 20, दो का कितना हुआ 40, तो 40 mm सॉरी 40 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 40 सेंटीमीटर। अभी ये मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था। ये देखो ये किसका होगा, हाफ ब्रिक, ये कितने का होगा, वन ब्रिक, हाँ, और ये कितने का होगा, टू ब्रिक, समझ गए। तो 1.5 ईंट की दीवार जो बनाते हैं उसका 30 लेते हैं, तो आपको पता है कि ये स्थिति चलती है, आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मसोनरी, हाई क्लास ब्रिक मसोनरी के लिए कौन सा ब्रिक इस्तेमाल करते हैं। देखो झामा ब्रिक इसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता, तो इसका तो इस्तेमाल होगा ही नहीं। बुल नोज ब्रिक इसका स्पेशल पर्पज में इस्तेमाल है। अंडरबर्न्ट ब्रिक इसका इस्तेमाल तो करते ही नहीं हम लोड बियरिंग वगैरह के लिए परमानेंट कंस्ट्रक्शन में, तो इसमें जो सही जवाब बचा मॉड्यूलर या स्टैंडर्ड ब्रिक, यही आपका सही जवाब है, मॉड्यूलर या स्टैंडर्ड ब्रिक यही आपका सही जवाब है कि हाई क्लास कंस्ट्रक्शन में आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। अरे इसी को स्टैंडर्ड ब्रिक भी आप कहते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक, मॉड्यूलर या स्टैंडर्ड ब्रिक। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज। कह रहे हैं उपयोग करने के पहले उपयोग करने के पहले ईंट को माफ कीजिएगा, एक सेकंड के लिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक मिनट का पहुंच लूंगा, एक जरूरी घर से कॉल है शायद मुझे लगता है, और घर का फोन कभी मिस नहीं करना चाहिए, आप कहीं भी हो।
जरूरी कॉल था, मैंने आपको बताया ही, जैसा कि हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई जरूरी कॉल है। जरूरी कॉल किसकी होती है? जब पिताजी का फोन हो, तो आप जीवन में कहीं होइए, फोन उठा लीजिए, क्योंकि क्या पता क्या स्थिति है, क्या जरूरत है उनको। क्यों? ठीक, चलिए। तो हमारी आपकी चर्चा यहाँ तक हुई, हम लोग ने ये बातें की कि क्या है मामला। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू या करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज। अच्छा, कभी कभी देखो कि जब हम क्या करवा रहे हो, चिनाई उनाई करवा रहे होते हैं, तो हम ईंट को चिनाई में ले जाने के पहले उसको पानी से भिगा लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अगर आप सूखी ईंट ले जाएंगे तो उसमें थोड़ी सी हाइग्रोस्कोपिसिटी होती है, और जैसे ही मसाले के पास वो पहुंचेगा, मसाले से मसाले का पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मसाले में आप पानी मिलाते कितना है सर? हाइड्रेशन और वर्केबिलिटी को ध्यान में रख के, तो मसाले में क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन के लिए पानी की कमी हो जाती है और मसाला अपने रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं प्राप्त कर पाता। इसीलिए ईंट को भिगा कर हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करके ईंट का हम प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? फॉर प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोर्टार बाई ब्रिक, इसी के लिए करते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, ईंटों के साफ सफाई के लिए भी ये करना होता है, लेकिन साफ सफाई इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है। प्रमुख उद्देश्य क्या है कि मसाले से पानी एब्जॉर्ब ना करे, ये प्रमुख उद्देश्य होता है, इसलिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मैसोनरी। अब स्टोन मैसोनरी जब भी कभी की जाती है, तो जो नेचुरल बेडिंग प्लेन है स्टोन का, ये देखो नेचुरल बेडिंग प्लेन, अगर आप बात करना चाहते हो तो नेचुरल बेडिंग प्लेन का जो डायरेक्शन है और जो इसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए, मतलब लोड आना चाहिए, लोड का जो डायरेक्शन होना चाहिए, क्या हो रहा है भाई? अरे, हम्म, माफ कीजिएगा, यहाँ बना लेते हैं, वापस बना लेते हैं। नेचुरल बेडिंग प्लेन का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो कितने डिग्री पर होना चाहिए? 90 डिग्री पर। तो ये तो स्टोन मैसोनरी में यही चलता है कि वेडिंग प्लेन और इसके बीच के एंगल को हम कितना डिग्री रखते हैं? 90 डिग्री राइट एंगल रखते हैं। लेकिन जब हम कॉर्निश में इस्तेमाल कर रहे हो, स्ट्रेटिफाइड स्टोन्स का कॉर्निश में इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉर्निश समझते हैं ना? कॉर्निश में समझते हो तो आप समझिएगा कि कॉर्निश में जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे ईंटों को, तो ये देखो, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर होता है, ये इसके क्या होता है, पैरेलल होता है। समझ गए? सेम डायरेक्शन। लेकिन जब हम आर्च में इस्तेमाल कर रहे होंगे, आर्च में, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्च में ये डायरेक्शन कितना ली जाती है, रेडियल डायरेक्शन लेते हैं। सॉरी, आर्च सही से बना देते हैं हम आपके लिए। हम्म, आर्च में हम क्या डायरेक्शन रखते हैं? तो आर्च में हम जो डायरेक्शन रखते हैं बेडिंग प्लेन का, वो कैसा रखते हैं? रेडियल डायरेक्शन रखते हैं। कैसा डायरेक्शन रखते हैं? रेडियल रखते हैं। ये देखो, तो आर्च में कौन सा डायरेक्शन रखेंगे? रेडियल। ठीक, और इसमें कितना रखते हैं? 90 डिग्री। तो आपको बताना हो तो कितना बताइए? नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90, राइट एंगल पे रखते हैं। ठीक, समझ गए? तो दोनों तीनों केसेस में याद रखिएगा कि आर्च में कहाँ रखते हैं, कॉर्निश पर कितने पर रखते हैं, और इसमें तो स्टोन मैसोनरी में हमेशा बेडिंग प्लेन क्या होता है, लोड के लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ऐसा क्यों करते हैं? उसके कई सारे रीजन है। उस रीजन को एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ ब्रिक इज कट इनटू टू हाफ लॉन्गिट्यूडनली, वन पार्ट इज कॉल्ड। कह रहे हैं अगर एक ईंट है ऐसी ऐसी और लंबाई की दिशा में हम उसे ऐसे दो भागों में बांट दें, तो एक जो भाग होगा ये भाग क्या कहलाएगा? अरे सर, लॉन्गिट्यूडनली कट कर रहे हो तो इसको तो आप क्वीन क्लोजर बोलोगे ना, क्वीन क्लोजर। ये दिस इज द कट, डायरेक्शन ऑफ कट। तो ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट।
तो जब आप ऐसे ईंट को कट करोगे ना, तब इसको आप क्या नाम देते हो साहब? क्वीन क्लोजर नाम देते हो। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम क्या बोलेंगे साहब, तो बताइए क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर कैसे बनाते हैं? आपको पता है, लंबाई और चौड़ाई से आधे आधे पर कटने पर, आपको पता है ना? चलिए, तो ये सब आप मैसोनरी में थोड़ा और डिटेल में थ्योरेटिकल क्लासेस में पढ़िएगा। इधर आते हैं, बात करते हैं कि बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर। तो बुल नोज ब्रिक राउंडिंग ऑफ शार्प के लिए इस्तेमाल करते हैं, पिलर्स में इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेटिव पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आर्च में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक, हाँ, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल्स टू हाफ विड्थ एंड हाफ लेंथ। कह रहे ईंट का वो पोर्शन जिसमें, ये देखो ईंट को कहां से, इसकी लेंथ और ब्रिक के, ये इस ट्रायंगुलर पोर्शन को कट करके हटा दिया गया है, लेंथ के आधे से और ब्रिक के आधे से, मतलब विड्थ के आधे से। तो इस ट्रायंगुलर पोर्शन को कट करके हटा दिया गया है, तो इसको क्या नाम देंगे आप? अगर इसकी हम बात करें, इसी को तो किंग क्लोजर कहते हैं। ये देखो, ये होगा L/2 और ये होगा W/2, या B/2 लिख देता हूं। ठीक, तो इसी पोर्शन को आप क्या नाम देते हैं? किंग क्लोजर नाम देते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन, ब्रिक मैसोनरी कुड फेल ड्यू टू। कह रहे हैं ब्रिक मैसोनरी फेल हो सकती है, किसके कारण? रप्चर अलोंग द वर्टिकल जॉइंट इन पुअरली बॉन्डेड वॉल, ठीक है, हो सकता है। शेयरिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये भी हो सकता है। क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, हो सकता है। इसमें से किसी भी रीजन से मैसोनरी वॉल का फेलियर हो सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको सारी बातें पता है कि इसमें से कोई भी रीजन हो सकता है मैसोनरी वॉल के फेल होने का। अगला क्वेश्चन, इन स्टोन मैसोनरी स्ट्रेटिफाइड रॉक, ये देखो, क्योंकि हम इसी का ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, आर सो प्लेस दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर बेडिंग प्लेन के कितने 90 डिग्री पर होता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट एंगल, राइट एंगल। अभी यही प्रश्न बताया था पीछे, 2 बार ये आ चुका। अगला क्वेश्चन, इन स्टोन मैसोनरी द स्टोन आर प्लेस्ड इन पोजीशन सच दैट द नेचुरल बेडिंग प्लेन इज। अभी यही बात बताया था, नेचुरल बेडिंग प्लेन क्या होता है? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर दे कैरी, ये तो यही बात होगी। अभी पीछे भी बताया था, यही प्रश्न देखो शब्दों में पूछा, यही प्रश्न डेटा में पूछा। तो आपके लिए जो जवाब हुआ वो बहुत बार यही एक ही आंसर, 3 बार ये प्रश्न आ चुका है। कब कब आया देखो, हाँ, 17 में मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया, 17 में इवनिंग शिफ्ट में भी आया। अच्छा, 17 में ही 2 बार आया। अगला, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। किंग क्लोजर किससे संबंध रखता है? डोर विंडो से, किंग पोस्ट से, क्वीन पोस्ट से? नहीं भैया, ब्रिक मैसोनरी से। ठीक, ये दोनों का कहां से संबंध है? तो ट्रस से संबंध है। इन दोनों का किससे संबंध है? ट्रस से। तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग ने मैसोनरी वाले टॉपिक के किए। अब अपना जो टॉपिक है दैट्स अ फाउंडेशन, इसी टॉपिक से हमें बात करनी है। फाउंडेशन से हम आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाउंडेशन इज बेस्ट सुटेड इन एक्सपेंसिव सॉइल। जब सॉइल प्रसार दिखाए, एक्सपेंशन दिखाए, तो ऐसी जगह पे अंडर रिम्ड पाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अंडर रिम्ड पाइल्स का। और याद रखिएगा, इसमें स्टील की भी पाइल बनाई जाती है और वुड की भी। तो आप अंडर रिम्ड पाइल्स बनाते हैं, तो आप याद रखिएगा भैया ऐसी स्थिति में कौन सी पाइल का इस्तेमाल करेंगे? अंडर रिम्ड पाइल का। ठीक, एक्सपेंसिव सॉइल में हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छे से आप एकदम एकदम अच्छे से जो है इस बात को याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू ग्रिलेज फूटिंग इन स्टील स्ट्रक्चर। कह रहे हैं ग्रिलेज फूटिंग कब देते हैं? ग्रिलेज फूटिंग जानते हैं हम कब देते हैं? जब सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी एकदम कम और आपको हैवी लोड सॉइल पे ट्रांसफर करना हो, तब ऐसी दशा में ग्रिलेज फूटिंग बनाई जाती है। ग्रिलेज फूटिंग के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग को जानकारी मिलेगी कि भाई जब बेयरिंग स्ट्रेंथ सॉइल की बहुत कम हो और फाउंडेशन को भी बहुत ज्यादा गहराई तक ले जाना आपके लिए पॉसिबल ना हो, तब आप ग्रिलेज फूटिंग बनाते हैं। समझ गए? हाँ, इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो कब बनाएंगे सर? अगर हम लोग इसकी बात करें तो पहला, इट कंसिस्ट ऑफ स्टील बीम एंड सॉरी इनकेस्ड इन कंक्रीट, सही बात है। इट इज प्रोवाइडेड व्हेन द लोड ऑन द कॉलम इज एक्सट्रीमली हैवी, बिल्कुल सही बात है। द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल शुड बी वेरी हाई नहीं भैया, लो होती है तब हम प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट वाला चुनना था, तो यही वाला होगा। द कॉलम इज प्लेस्ड ओवर द बेस प्लेट, ये बात भी सही है। तो एक ही इसमें जवाब गलत है, और वो कौन सा है? वो यही वाला है। ठीक, आइए अगला, प्री कास्ट फाइल जनरली यूज्ड इज। कह रहे हैं जो प्री कास्ट फाइल जब हम इस्तेमाल करते हैं वो जनरली किस शेप की होती है? तो प्री कास्ट फाइल हमेशा ऑक्टागोनल शेप की हम बनाते हैं। किस शेप की बनाएंगे? ऑक्टागोनल। तो आप जनरली बताइए, जनरल शेप इनका यही होता है, ऑक्टागोनल। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्च और लिंटल से ये प्रश्न है, मतलब इस टॉपिक से है। तो प्रश्न संख्या देखिए 33,
कह रहा है रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम हैविंग विड्थ, विड्थ कितना है, एक पेज ऐड कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा। हाँ जी, विड्थ कितना है, हैविंग विड्थ 200 mm एंड डेप्थ 300 mm, तो विड्थ कितना बता रहे हैं 200 mm, डेप्थ कितना बना रहे हैं 300, ठीक। सब्जेक्टेड टू अ फैक्टर्ड शियर फोर्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स बता रहे हैं वी की वैल्यू, वी की वैल्यू बता रहे हैं, फैक्टर्ड शियर फोर्स कितनी बता रहे हैं भैया 60 किलो न्यूटन, मतलब 60 गुणे 10 की घात 3, अरे छोड़ो यार ऐसे लिख देते हैं ना, किलो न्यूटन में भी लिख लेते हैं, किलो न्यूटन और 60 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन। ठीक, बता दिए। डिटरमाइन द नॉमिनल शियर स्ट्रेस एक्टिंग in the section effective cover is 50 mm made up of concrete M20 and grade steel Fe415, कौन सी स्टील बता रहे हैं Fe415, कंक्रीट कौन सी बता रहे हैं M20 बता रहे हैं, और इफेक्टिव कवर कितना बता रहे हैं 50 mm। तो भाई एक बात बताओ, नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो काम करता है वो टाउ बराबर क्या होता है, V अपॉन BD, यही ना होता है। तो V की वैल्यू तो हमको पता है, V की वैल्यू तो हमें पता है कि कितना है, तो हम क्या करें सर, ये देखो यहाँ पर जो डेप्थ दिया है ये ओवरऑल डेप्थ एक्चुअल में, क्योंकि कवर दिया इसका मतलब ये ओवरऑल डेप्थ दिया, बोला नहीं प्रश्न में, लेकिन आप जानते रहिएगा कि ये डेप्थ जो है कौन सी डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ है। तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा, स्मॉल डी कितना हो जाएगा 300 माइनस 50, 250 है। अब आपको अगर कोई पूछे कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना काम कर रहा है, तो हम तो यही लिखेंगे ना जी, वी मतलब 60 गुणे 10 की घात 3 डिवाइडेड बाई 200 गुणे 250, जो आ जाए वैल्यू बता दो, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आएगी। अब सॉल्व कर लो और मुझे लगता है ये वैल्यू 1.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाएगी। तो ये जो ग्रेड वेट दिया था स्टील कंक्रीट की, इसका बड़ा इस्तेमाल नहीं था आपके लिए, ये प्रश्न था छोटा ही, लेकिन प्रश्न समझने लायक था, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न देखने के बाद लड़का भाग जाता है, कहता हम नहीं करेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम बाकी प्रश्न कर लेंगे। लेकिन इन प्रश्नों को कब करना होता है, जब कभी भी आप एग्जाम में परेशान होइए तो पहले जो प्रश्न आते हैं उनको कर लीजिए। जिन प्रश्नों में आपसे लगे कि समय आवश्यकता से अधिक लग रहा है, उन प्रश्नों में हमेशा एक काम किया करिएगा कि भाई एक सेक्शन करने के बाद मतलब क्वेश्चन मार्क कर लिया करिए कि भैया जिसमें लगे कि ये क्वेश्चन हो तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, तो एक काम कर लिया करिए कि मार्क कर लिया करिए उसको और कहिएगा भैया चलो थोड़ी देर बाद हम इसको करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, समझ गए। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, if the load on RCC lintel due to the wall above it is in the form of a triangular portion, अच्छा ट्रायंगुलर पोर्शन, लोड कैसा लग रहा है ट्रायंगुलर पोर्शन ऐसा लग रहा है, तो एक बात पूछ रहे हैं portion, then the angle of subsequent by a triangle at either end of the lintel, either end पर कितना होगा, अरे भाई 60 डिग्री होता है ये, और ये भी 60 ही बनता है, ऐसा समझ गए, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बता दो 60 डिग्री होगा, ये तो पढ़ाया जाता है, ये तो बेसिक बात है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस सर्व्ड बाय लिंटल, लिंटल का मेन काम क्या है, लिंटल का मेन काम अगर बात करो तो वॉल को सपोर्ट करना है, वो भी वहां जहां पर खुला हो। अरे कहाँ बनाते हैं, जब देखो हम दीवार जोड़ते हुए जा रहे हैं लेकिन अब यहाँ खिड़की बनानी है, तो भैया ऊपर वाली वॉल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लिंटल बनाया जाता है, क्या करते हैं यहाँ पे हम लिंटल बनाते हैं ताकि ऊपर वाले वॉल का लोड जो है इस लिंटल पर आ जाए, इस ओपनिंग पर कोई इफेक्ट ना आए, वरना वॉल कोलैप्स कर सकती है, तो इसीलिए आप बताइए टू सपोर्ट वॉल अबव द ओपनिंग, ठीक, लिंटल का मेन काम यही है। अगला क्वेश्चन, राइज ऑफ जैक आर्च इज केप्ट, कह रहे हैं राइज ऑफ जैक आर्च, जैक आर्च का राइज कितना लेते हैं, तो जो उसका स्पैन होगा ना, स्पैन का 1/8 से 1/12 टाइम्स लिया जाता है, ये फैक्चुअल डेटा है, इसमें क्या समझाना, अगर इसको समझाना पड़ा डिटेल में तो पूरा जैक आर्च पढ़ाऊं फिर ये क्वेश्चन कराऊं तो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन, द लिंटल्स आर प्रेफर्ड टू आर्च बिकॉज, कह रहे हैं लिंटल को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं आर्च के कंपैरिजन में, कारण क्या है, पहला कारण आर्च रिक्वायर्स मोर हेडरूम स्पैन, आर्च में ये देखो हेडरूम स्पैन ज्यादा चाहिए, जबकि लिंटल कैसे बनाएंगे ऐसे सीधा सीधा, तो इतना एक्स्ट्रा स्पेस जो चाहिए था ये तो नहीं चाहिए होगा ना, तो ये बात सही है।
आर्चेस रिक्वायर स्ट्रॉन्ग अबटमेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर्च एक्शन थ्रस्ट के माध्यम से, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के माध्यम से काम करता है। आर्च आर डिफिकल्ट इन कंस्ट्रक्शन, सही बात है, इसमें सारी बातें सही हैं, इसीलिए हम लिंटर को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू आर्च। समझ गए? अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, स्टेयर। स्टेयर टॉपिक होगा और यहीं से इसके प्रश्न हम लोग करना शुरू करेंगे। 38 number. In which of the following staircase classification is the stair slab supported parallel to the riser at two or more locations, causing the slab to bend longitudinally between the supports? कह रहे हैं कि एक बात बताइए, किस तरह के, हाँ, प्रश्न ध्यान से पढ़िए, देखिए एक बार प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो है क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में किस स्टेयर के क्लासिफिकेशन में स्लैब को दो या दो से अधिक स्थानों पर राइजर के समांतर अलंबित किया जाता है, जिससे स्लैब आलंबों के बीच अनुदैर्ध्य रूप से बंकित हो जाती है। अरे भाई देखो, स्टेयर का स्लैब हमेशा कैसे चलता है, लॉन्गिट्यूडनल ही चलता है, तो आप यहाँ सपोर्ट दो ना दो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो बकवास जवाब है, इस प्रश्न को रट लीजिएगा, इसका जवाब जो है क्या होगा, हाँ, स्टेयर स्लैब स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली। अब इसके लिए मुझे स्टेयर का पूरा डिजाइन बताना पड़े, टाइप बताना पड़े, फिर ये समझाना पड़े, बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा, हम नहीं करने वाले इतना डिफिकल्ट। हाँ जी, तुम करो। अगला क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म को तो आप क्या कहते हैं, लैंडिंग कहते हैं, इतना क्यों सोचना है, दैट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू फ्लाइट्स, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, लैंडिंग बोलते हैं, आपको पता है। और एक फ्लाइट में कितनी पैड़ियां हम दे सकते हैं, तो कितने दे सकते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 12, यही तो कोड चलता है, कोड का यही नियम चलता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने ये प्रश्न कह रहे हैं कि ऑब्जर्व द गिवन फिगर, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पहला कह रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्टेप इन ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू 4, पहले से 4 तक जाइए, 1 से 4 तक, और आपको रेडियस बतानी है। तो सर जी इसकी रेडियस कितनी होगी, यहां से यहां तक चले आइए ना, ये रेडियस कितनी होगी, 8 3 11, जोड़ दीजिए ना, 3 14 और 3 17, तो 1.7 ये होगी, ये फर्स्ट वाले का 1.7 होगा। अच्छा सेकंड वाले का कितना होगा, 1.4 होगा, इसका कितना होगा 1.1 होगा, और इसका कितना होगा चौथे वाले का 0.8। तो सही जवाब तो इसमें खुद ही दिया हुआ है, तो क्या जवाब होगा, अगर रेडियस की बात करें, रेडियस तो यार कुछ नहीं होता ना, ये देखो, ये दिस इज द फर्स्ट रेडियस, दिस इज सेकंड रेडियस, एंड दिस इज थर्ड रेडियस, एंड दिस इज फोर्थ रेडियस। तो भैया रेडियस तो पहले से लिखा हुआ है, जोड़ देना है बस, दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वो पहले से सर्कुलर है, पहले से सर्कुलर है। ठीक, चलिए इतनी बातें अगर हम लोग ने कर ली, अब आते हैं इस पर, द हेडरूम ओवर ए स्टेयर शैल बी एट लीस्ट, हेडरूम कितना लेते हैं, 2.1 मीटर लिया जाता है, यही हेडरूम की हाइट हम लेते हैं, जब सीढ़ी बनाते हैं तो सीढ़ी के ऊपर जो हेडरूम लिया जाता है वो कितना लेते हैं, 2.1 मीटर लेते हैं। तो ये बड़ा सीधा सीधा जवाब है, इसमें इतना सोचना नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न, डॉगलेग स्टेयर। डॉगलेग स्टेयर मतलब ये देखो एक हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से एक फ्लाइट गई, फिर यहाँ से दूसरी फ्लाइट जा रही है, फ्लाइट मतलब आप समझ रहे हैं ना, यहाँ लैंडिंग होगा बीच में, तो यहाँ से ये दूसरी फ्लाइट जा रही है और यहाँ आप अपने उस तल पर पहुंच जा रहे हैं। तो भैया ऐसी स्टेयर जब बनाएंगे आप, ये थोड़ा सिमेट्रिक डायग्राम, इसको थोड़ा सा हमें 3D में बनाते तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ऐसा जब बनाएंगे आप तो क्या कहेंगे, सर जी हम इसको तो डॉगलेग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डॉगलेग। तो हाफ टर्न स्टेयर, क्वार्टर, स्ट्रेट, 3 क्वार्टर, तो हाफ टर्न स्टेयर ही होगा, डॉगलेग ही बोलेंगे आप इसे, क्या बोलेंगे, हाफ टर्न स्टेयर यानी डॉगलेग स्टेयर। समझ गए, क्योंकि उसमें आधा ही तो घूमते हैं। अगला क्वेश्चन, द बीम सपोर्टिंग द स्टेयर स्टेप आर जनरली नोन एज, कह रहे हैं कि एक बात बताइए, वो बीम जो स्टेयर के, ये देखो सीढ़ी है, तो सीढ़ी के जितने भी स्टेप हैं, जितने भी स्टेप हैं, इन स्टेप्स को जो बीम सपोर्ट करती है, इसी बीम को कहते हैं, इसी को स्ट्रिंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिंजर। स्ट्रिंजर वॉल भी होती है और स्ट्रिंजर बीम भी होती है। समझ गए, तो आप ये सारे स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर है, ये देख लीजिएगा, इसका आंसर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तब करिएगा। कह रहे हैं if R and T are the rise and thread of a stair spanning horizontal and steps are supported by walls on one side and by stringer beam on other side, the steps are designed as beam of width, कितनी width लेकर चलेंगे भैया स्टेप्स को डिजाइन करते समय, अरे कुछ नहीं करना यार, ये तुम्हें पता है, तुम ये जानते हो, तो ये वाली नहीं निकाल पाओगे, ये वाला तुम जानते हो, तो ये तो निकालना वही पाइथागोरस प्रमेय से ही निकल जाएगा। आपको पता है ये वाला T है और ये वाला कितना है, R है, और ये विड्थ मान लो कितनी है, D है, आपको इसी के लिए डिजाइन करना है, तो आप नहीं कर पाओगे सर,
नहीं कर पाओगे? अरे लगाओ यार, पाइथागोरस प्रमेय, अपने आप ये निकल के आ जाता है √/r² + t²। इतना क्या सोचना है, इतना क्या सोचना है जो आपसे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अ वेरी कंफर्टेबल टाइप ऑफ स्टेयर फॉर यूज। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कौन सी स्टेयर होती है भाई? ओपन लेवल होती है। हाँ, ये वाली स्टेयर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्टेयर की कैटेगरी में आती है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप बताते चलो बस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो है फ्लोर एंड फ्लोरिंग से है, और फ्लोर एंड फ्लोरिंग से ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ क्वायर फाइबर। क्वायर फाइबर की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? क्वायर फाइबर जानते हैं, नारियल की भूसी से निकाला गया ये एक नेचुरल फाइबर है। क्वायर फाइबर क्या होता है अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। नारियल की भूसी से निकाला गया नेचुरल फाइबर, इसी को क्वायर फाइबर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्वायर फाइबर कहते हैं। कौन सा इसमें प्रॉपर्टी उसकी नहीं है? देखो भैया, वो इलास्टिक होता है, ड्यूरेबल होता है, और इजिली जो है क्या होता है, कैरी किया जा सकता है, लेकिन डायनेमिक लोडिंग सहने में कैपेबल नहीं होता। समझ गए? तो रेजिस्टेंस टू डायनेमिक लोडिंग ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखिएगा ये बात। अगला क्वेश्चन 47, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लाइट वेट एयरेटेड कंक्रीट, लाइट वेट एयरेटेड कंक्रीट बनाना चाहते हैं, ब्लॉक्स आर मोस्टली यूज फॉर लाइट वेट एयरेटेड कंक्रीट बना रहे हैं, तो भैया इस कंक्रीट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? लाइट वेट है तो लोड वोड सहने में कैपेबल नहीं होगी, तो पार्टीशन वॉल में इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन अडॉप्टेड फॉर फ्लोर ऑफ सिंगल एंड डबल स्टोरी बिल्डिंग। सिंगल या डबल स्टोरी बिल्डिंग जब भी बनाइएगा आप, तब आपको कम से कम 40 mm यानी 38 mm का तो कंक्रीट का एक क्या देना होता है, बेस देना ही होता है। तो आप बताइए कि 38 mm थिक कंक्रीट क्या रेशियो रखेंगे? 1:4। लेड ओवर कितना? 11.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट, क्या रेशियो रखेंगे सीमेंट कंक्रीट की? 1:5:10, ये रखते हैं। समझ गए? तो ये तो करना ही पड़ता है, और ये स्पेसिफिकेशन है, आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, फॉर पॉलिशिंग मोजाइक फ्लोर, इसके लिए हम मोजाइक फ्लोर को पॉलिश करने के लिए हम ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। मोजाइक और टेराजो फ्लोरिंग ये बड़ा कॉमन नाम है जो खूब एसएससी पूछता रहा है, तो आप याद रखिएगा कि उसमें हम ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी और क्लीनिंग साइनेस को बढ़ाया जा सके। नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम रूफ एंड रूफ कवरिंग, रूफ एंड रूफ कवरिंग, द नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू रूफ एंड रूफ कवरिंग। ठीक है, चलिए तो आते हैं रूफ एंड रूफ कवरिंग पे। पहला कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड असर्शन एंड रीजन। कह रहे हैं असर्शन रीजन जो हम दो स्टेटमेंट कह रहे हैं इसमें से कौन सा सही सबसे विकल्प होगा, वो उपयुक्त विकल्प चुनिएगा। असर्शन में कह रहे हैं इन अर्बन एरियाज रूफिंग ऑन बिल्ट अप एरिया कंक्रीट एंड asphalt surface are major factor that inhibit infiltration and surface retention, सल्फेट सरफेस रिटेंशन। कह रहे हैं कि भाई देखो, जो शहरी क्षेत्र में निर्मित छत हैं, अस्तर और कंक्रीट, ये सब क्या करते हैं, सॉइल में पानी को जाने से रोकते हैं। तो सही बात है, ये रीजन असर्शन सही है। रीजन पढ़िए, द प्रेजेंस ऑफ परवियस सरफेस, परवियस सरफेस डिक्रीज द इन्फिल्ट्रेशन। परवियस सरफेस डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा इन्फिल्ट्रेशन रेट को। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट अब आगे मैं पढ़ूंगा, गलत हो गया तो क्या कहेंगे? असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो ये ऐसा प्रश्न बन के आता है जो आपको समझना होता है। अगला, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लोप्ड टिम्बर रूफ ट्रस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल। कह रहे हैं कि एक बात बताइए कि ये जो हम क्या कह रहे हैं, ढालदार, हाँ ढलानदार जो हम लकड़ी की छत ट्रस बनाते हैं, उसके निर्माण के लिए लकड़ी की सुरक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भैया एक कोट प्राइमर लगाइए, फिर 2 कोट पेंट लगाइए। समझ गए? तो सिंपल है ये जवाब, प्राइमर तो लगाना ही पड़ेगा, फिर उसके ऊपर 2 कोट पेंट चढ़ाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 50, अ रूफ विथ स्लोप्ड इन ऑल द 4 डायरेक्शंस, चारों डायरेक्शन में, अच्छा, विथ अ ब्रेक इन ईच स्लोप। टाइप ऑफ रूफ पढ़िएगा, टाइप ऑफ रूफ पढ़िएगा, पिच्ड रूफ पढ़ेंगे तब आपको ये मिलेगा। देखो टाइप्स ऑफ रूफ पढ़ेंगे तो रूफ जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। एक रूफ होता है फ्लैट रूफ, अच्छा एक होता है कर्व रूफ, और एक होता है पिच्ड या पेंट या स्लोपी रूफ।
समझ गए? तो ये फ्लैट रूफ कौन सा रूफ होता है? जब कोई छत बनाए और उसका हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल से जो इसका एंगल है कितना, ये 10 डिग्री से कम हो, ढलान, हाँ, तो थीटा लेस देन 10 डिग्री, तब क्या बोलेंगे सर? ये फ्लैट रूफ है। समझ गए? और थीटा जब ग्रेटर देन 10 डिग्री हो तब इसको क्या बोलते हैं सर? थीटा ग्रेटर देन 10 डिग्री हो तो स्लोप रूफ बोलते हैं। और कर्व रूफ कहाँ बनाते हैं? मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर में, जैसे मंदिर का गुंबद, ये कर्व रूफ में आता है। हाँ, वाटर टैंक का जो इंट, जो वाटर टैंक बनाते हैं ओवरहेड, उसकी टंकी का निचला पोर्शन और ऊपरी, डोम टाइप रूफ भी बोलते हैं इसको, कर्व रूफ या इसी को डोम टाइप रूफ बोलते हैं। ये शब्द लिखते ही आपका दिमाग खुल जाएगा। तो भैया ये पिच्ड रूफ 6 प्रकार के आगे चल के होते हैं। इसमें गेबल आता है, हिप आता है, मैंसर्ड आता है, डेक आता है, बहुत सारे नाम आते हैं। तो आपको अगर बताना हो तो बता दीजिएगा कि जब चारों साइड, मतलब इधर से भी चल रहा है, देखो अब मैं 3D नहीं बना सकता, आप ऐसे समझो, इधर से भी स्लोप चल रहा है, इधर से भी चल रहा है, इधर से भी चल रहा है, ऐसे चल रहा है, लेकिन उसमें स्लोप कंटिन्यूअस नहीं, ब्रेक है। आप भूटान में देखेंगे ना, और नेपाल में तो ऐसी खूब दिखती है। तो इसमें कैसे चलता है? ऐसे स्लोप सीधा नहीं, स्लोप यहाँ से चल के यहाँ तक कुछ और स्लोप है, फिर इसके बाद स्लोप चेंज हो जाता है, फिर ऐसे स्लोप हो जाता है, और फिर ऐसा ही पीछे की साइड भी है, मतलब चारों साइड जो है वो क्या है, चल रहा है, तब हम इसको मैनसर्ड रूप बोलते हैं। और अगर दो साइड ही ढलान है अगर केवल, और तब ढलान में ब्रेक है, तब उसको हम गेबल बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है उसके, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, आप बता दीजिए यही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फिनिशिंग कोट ऑफ सरफेस ऑफ एक्सरे रूम? एक्सरे रूम में सबसे ज्यादा दिक्कत है रेडिएशन का। हाँ, तो भैया इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैरियम प्लास्टर। हाँ, बैरियम मिला के इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या हो, रेडिएशन ना फैले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन अंडरग्राउंड वाटर टैंक is to be designed, which of the following case is considered most appropriate for the analysis of its wall? वॉल के एनालिसिस के लिए सबसे बढ़िया इसमें कौन सा पड़ेगा? तो अब देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है। हाँ, तो समझो, वॉल की एनालिसिस जब करनी हो तो जब वॉल टैंक हमारा खाली हो, अंडरग्राउंड टैंक जो है वो हमारा खाली हो, तब उसकी वॉल का एनालिसिस सबसे अच्छे से किया जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे, टैंक जब क्या हो, इम्पटी हो, तब इसका एनालिसिस सबसे अच्छे से किया जा सकता है। तो सही जवाब जो बनेगा वो ये बनेगा। अगला क्वेश्चन, एज पर आईएएस 2000 पार्ट 15 1987, पेंट कोफिशिएंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये देखो यार यहाँ का है नहीं, ये एस्टिमेट का क्वेश्चन है, पता नहीं यहाँ से कैसे ये लोग डाल दिए। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो फुली ग्लेज्ड के लिए लेते हैं, इस साइड के लिए 0.5 दिया जाता है। ये एग्जाम में अभी पूछा था रिसेंट में, ठीक, और इसका जवाब भी सब लोग दे के आए थे। समझ गए? अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज नॉट यूज्ड इन एक्सटीरियर फिनिश ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज, पीओपी हम इस्तेमाल नहीं करते एक्सटीरियर फिनिश में, क्यों? क्योंकि पानी में घुलनशील होता है। तो बता दीजिए इसीलिए हम पीओपी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर टिम्बर डोर विंडो एंड वेंटिलेटर फ्रेम, अब ये जो लिखा है 12 dt 12, इसका मतलब क्या है? अब लिखा है जैसे 12 dt 20 लिखा है, सॉरी 12 dt 20, इसका मतलब क्या है? तो भैया जो 12 dt 20 लिखा है, इसका सीधा मतलब है, सीधा सीधा मतलब है क्या, कि अगर हम लोग बात करें तो चौड़ाई कितनी होगी, हाँ, चौड़ाई कितनी होगी, डबल फ्रेम होगा, dt का मतलब होता है डबल फ्रेम, तो जवाब क्या होगा, फ्रेम ऑफ डबल शटर डोर विथ 12 mm मॉड्यूलर, सॉरी मॉड्यूल्स एंड हाइट कितना है, तो ये वाला जो है ये हाइट को बताएगा, ये वाला विड्थ को बताएगा, और ये डबल है सिंगल है इसको बताता है। तो ये इनके नोटेशन की बात कर रहा था। तो आपको नोटेशन जब भी कभी बताना हो तो आप दरवाजे को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, इस तरीके को अच्छे से जानते रहिएगा, फिर ये प्रश्न आप कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि श्रृंखला मैंने बड़ी तेजी से पढ़ाया आपको, और पूरी एक कहानी के साथ मैंने इस पूरे प्रश्नों की श्रृंखला को करा के समाप्त किया है। चाहता तो मैं इस 57 क्वेश्चन में पूरे 10 घंटे की क्लास बना सकता था, लेकिन क्लासेस आप थ्योरी में कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस श्रृंखला को इसलिए है कि आप इसमें प्रश्नों को देखें, इसका सही जवाब जानें, और क्या डाउट है उसको समझते हुए आगे निकल चले। चलिए, थैंक यू सो मच। यहीं तक हम लोग ये करते हैं, और अगली श्रृंखला में पुनः मुलाकात करेंगे अगले विषय के साथ, जिसमें विषय हो सकता है मैकेनिक्स हो सकता है सोम हो, ऐसे सब विषयों के साथ अब हमारी आपकी मुलाकात हो। और इसके बाद आरसीसी, सर्वे, इन्वायरमेंट, स्टील,
एस्टिमेट, ऐसे सारे सब्जेक्ट की श्रृंखला हम लेकर आपके साथ हाजिर होंगे जल्दी ही। चलिए धन्यवाद और वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।